नमस्कार, मैं अनूप भार्गव झिलमिल यूएसए की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि आज हम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क के साथ में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही लोकप्रिय कलाकार कलापनी कोमकली जी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कलापनी कोमकली जी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत और भक्ति संगीत में सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में गाती हैं। आप कुमार गंधर्व जी की सुपुत्री हैं और मैं अधिक न कह के आपका परिचय इसके साथ में करवाना चाहूंगा। रंग बसंती शीरी आवाज में भक्ति रस की चमक, पारंपरिक गायकी में एक मिसाल। विरासत की दमक और अदायगी का हुनर, सरल, सहज और खूबसूरत शख्सियत। युवा शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली। पंडित कुमार गंधर्व और विदुषी वसुंधरा कोमकली की काबिल बेटी कलापिनी कोमकली। जिन्होंने माता पिता की दी गई शिक्षा को पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात किया। माँ बाबा से मिली शिक्षा को अपनी मेहनत और साधना से और निखारा और बॉलीवुड भी उनकी गायकी की चमक से दमक उठा। चंदानी चूड़ी दिखे तो पहनूं, हाथी दातन चूड़ा, रंग कलापिनी कोमकली की आवाज और बंदिश की अदायगी में भावनाओं का मिलन एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मशहूर संत कवियों के सगुन निर्गुण भजन सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर जाते हैं। संगीत के साथ साथ वो समय समय पर संगीत के गुणीजनों से उसकी बारीकियों पर विचारों का आदान प्रदान भी करती है और उनकी शिक्षा को अपनी गायकी में भी ढालती है। उनकी प्रस्तुतियां खास के साथ साथ आम लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। आवाज की जादूगरी और इंद्रधनुषी सौगात, सुरों का समंदर और गजब की मिठास और रेंज है कलापिनी कोमकली की पहचान। बेशुमार अवार्ड से सम्मानित कलापिनी कोमकली आज की तारीख में अपने बुजुर्गों की विरासत को सहेजकर उसे अपने नए अंदाज में पेश करने का हुनर बखूबी जानती हैं। नमस्कार कलापिनी जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया।
तो बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत शुक्रिया। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है कलापनी जी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को आज की विशेष तिथि जो है, जो भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से आज अक्षय तृतीया है, और जो हमारे 3.5 जो बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त माने जाते हैं, उसमें से एक जो आधा मुहूर्त है वो आज का दिन है। तो इस सुंदर मुहूर्त पे आज आपने आप सबके साथ जुड़ने का एक अवसर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कलापनी जी। तो एक मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी बार भी देखा उनको एक नया अंदाज मिला, जितनी बार भी देखा उनको एक नया अंदाज मिला, इतने रंग कहाँ होते हैं एक गुल की मुस्कान में। तो आपकी मुस्कान है, आपके जो विविध रंग हैं, जो आपने शास्त्रीय संगीत में आपने पारंगत हासिल की है, साथ में आपने, जैसा मैंने कहा कि भक्ति धारा में सगुण और निर्गुण दोनों में आपने गाया है, और साथ में जो आपकी खासियत है कि आपने लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत से जो जोड़ा है, उन सब का जो समन्वय है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस महफिल में, और आज हमारे बीच में हमारे कॉन्सुलेट जनरल श्री संदीप चक्रवर्ती जी भी हैं, जिनका भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार। संदीप जी के बारे में मैं औपचारिक परिचय तो दूंगा ही। वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में 1996 से कार्यरत हैं। आपने बहुत सी जगह कार्य किया है, स्पेन, कोलंबिया, बांग्लादेश, पेरू। न्यूयॉर्क में आने से पहले आप पेरू के एम्बेसडर रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने पढ़ाई जो अपनी की है जेनेवा से, उन्होंने एडवांस स्टडीज में इंटरनेशनल सिक्योरिटी में आपने पढ़ाई की। उससे पहले आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की फिजिक्स में, और सोशियोलॉजी में आपने मास्टर्स किया। तो उससे ज़्यादा मैं संदीप जी का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि उनके सानिध्य में जो यहाँ पे कला और संस्कृति का विकास हुआ है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनका हमेशा से हमें संरक्षण मिलता रहा है, हमेशा से प्रोत्साहन मिलता रहा है कला, संस्कृति, हिंदी के विशेष रूप से। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द हमसे कहें। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है कलापिनी जी। और सबसे पहले मैं अनूप जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके सहयोग में हम लोग कॉन्सुलेट की तरफ से कई कार्यक्रम कर पाते हैं, और अब आजकल का जो माहौल है घर में रह के काम करने का, उसमें ये एक पहल, अच्छी पहल है, सुंदर पहल है। और अक्षय तृतीया से शुभ क्या तिथि हो सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी को और झिलमिल यूएसए को। कलापिनी जी, हमने आपको साक्षात रूप में तो कभी आपका कॉन्सर्ट नहीं देखा, लेकिन हमने आपके वीडियोस देखे हैं और हम बहुत प्रभावित हैं। और आज के इस कार्यक्रम गंधर्व स्मरण में आप आए और आप इसमें जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि घरों में रहें, तो ये हमारा दायित्व फर्ज बन जाता है कि हम उनके लिए कार्यक्रम, उनके लिए कंटेंट घर तक पहुंचाएं। और इस धारा में हमारा आज ये एक पहल है, और आपसे बढ़िया, आपसे उत्तम कोई कलाकार हमें मिल पाए ये संभव नहीं है। तो हम बहुत आपके धन्यवाद करना चाहते हैं, आभारी हैं। और अनूप जी से कह रहा था कि बचपन से ही हमने कुमार गंधर्व जी को सुना है, और उनकी एक भजन मेरे जहन में करीब 30-35 साल से रह गया है। पता नहीं कैसे हमने उनको टेलीविजन में देखा था, दूरदर्शन के वो जो एक कार्यक्रम होता था वीकली, उसमें उन्होंने भजन गाया था नैहरवा, और ये मेरे कान में आज भी गूंजता है। और मैंने किसी और आर्टिस्ट से नैहरवा नहीं सुना इतने सालों में। और कुछ साल पहले हमने कैलाश खेर जी का सुना नैहरवा। उन्होंने अपने बहुत अच्छा हुआ कि आपने बहुत अच्छा हुआ कि आपने किसी और का नहीं सुना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में यही दोनों कलाकारों का नैहरवा एकदम मन में बसा हुआ है। लेकिन कुमार गंधर्व जी का सुना था, और कभी भी अगर मन थोड़ा उदास हो रहा होता है तो हम अभी भी यूट्यूब पे नैहरवा सुनते हैं, और काफी काफी प्रभावित मैं उससे रहा हूँ व्यक्तिगत रूप में। तो मैंने उनसे निवेदन किया था अनूप जी से कि कलापनी जी से कहिएगा कि नहरवा नहरवा कम से कम गुनगुना दे तो अच्छा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो जी संगीत के क्षेत्र में अनूप जी काफी ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि आज का जो वार्तालाप है वो इसको संचालित करें। लेकिन आपके माध्यम से मैं जो भी लोग सुन रहे हैं श्रोता, हम लोग ये जूम पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे लाइव होगा, और जी बहुत लोग, हजारों लोग इसको देख पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहिए किसी भी कलाकार के सामने, क्योंकि कला का अपमान होता है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे, आप कला देखना चाहेंगे। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद संदीप स्वागत है। जी। धन्यवाद संदीप जी। तो अब कलापनी जी, हम आपकी तरफ मुड़ते हैं। आपने संगीत तो आपने विरासत में पाया है, कुमार गंधर्व जी की आप लाडली रही जी हैं, वसुंधरा कोमकली जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो संगीत तो आपके रग रग में जी बसा है, आपके खून में बसा है, आपने विरासत में आपने लिया है। तो चलिए आपकी शुरुआत से चलते हैं जी कि आपके बचपन से आपने कैसे जी शुरुआत की और आपकी यात्रा अब तक कैसी रही, और अपने माता पिताजी के बारे में कुछ अंतरंग क्षणों की बात आप अगर हमसे करें, कुछ वो जानकारी हमसे शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनूप जी। इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां हम अपने जीवन की बहुत कठिनतम समय में से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में कहीं ना कहीं इस तरह की पहल बहुत मायने रखती है। और जो विषय आपने चुना है वो मेरा बहुत दिल के करीब विषय है। अपने माता पिता और अपने गुरु, ये किसी भी व्यक्ति के मेरे ख्याल से बहुत दिल के करीब होते हैं। और मेरे लिए तो वो दोनों तरह से हैं, माता पिता भी हैं और गुरु भी हैं दोनों। बचपन के बारे में आपने कहा, ये बहुत अच्छा किया। वास्तव में देखा जाए तो मेरा बचपन देखा जाए तो संगीत के ही चारों तरफ रचा बसा था। आपको आवाज़ आ रही है ठीक से हमारी? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो चारों ओर संगीत था। जब से आँख खुली तब से संगीत ही संगीत चारों तरफ था मेरे। ऐसा होने के बावजूद मैं संगीत से बहुत बाद में जुड़ी। उसके बहुत से छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण 2-3 कारण रहे हैं, उसका मैं जिक्र बाद में करूँगी यदि समय रहता है तो। लेकिन ये बात सही है कि घर में गाना हमेशा चलता रहता था। बाबा मेरे पंडित कुमार गंधर्व शिष्यों को सिखाते रहते थे। मेरी माँ श्रीमती वसुंधरा जी भी उनसे सीखती रहती थी। उनका भी स्वयं का रियाज चलता था। जो शिष्य लोग आते थे उनका भी रियाज चलता था। मेरे बड़े भाई मुकुल शिवपुत्र जी, वो भी संगीत शिक्षा उस समय ले रहे थे, और कुमार जी के सानिध्य में आए हुए दूसरे भी जो शिष्य लोग थे उनका लगातार आना जाना चलता रहता था। तो कहने की बात ये कि संगीत तो बिल्कुल आँख खुलते ही मुझे मिला, लेकिन मैं संगीत से बहुत देर से जुड़ी। शायद मुझे ऐसा लगता था कि संगीत कुछ बैरी है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे माता पिता मुझसे इसी संगीत की वजह से शायद थोड़ा दूर हैं, क्योंकि उनको समय नहीं रहता था। वो हमेशा संगीत की चर्चाएं होती थी, संगीत के बारे में बातचीत होती थी, प्रोग्राम के लिए जाना होता था, और घर में आने वाले भी सारे कलाकार लोग, मित्र लोग, साहित्यिक, अलग अलग विधाओं से जुड़े लोग, कवि लोग, चित्रकार लोग, आर्किटेक्ट लोग जो कुमार जी के सानिध्य में आया करते थे, क्योंकि कुमार जी का दायरा कुछ इस तरह से था और विचार करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से थी कि हर विधा का
व्यक्ति कुमार जी से जुड़ना पसंद करता था, और इस तरह के लोगों का जब घर में आना जाना होता था तो संगीत की ही चर्चा होती थी। और इसलिए मुझे लगता था कि मेरे माता पिता केवल इसी संगीत की वजह से मुझसे दूर हैं, इसलिए शायद बचपन में मैंने संगीत की तरफ कभी बहुत गहराई से नहीं देखा सुना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उम्र बढ़ती गई और मेरी माँ की वजह से मुझे अपने पिता के दर्शन हुए। जी, आप कुछ कह रहे थे। आपने अपने बाबा का जिक्र किया, तो जी, आपका एक जो मैंने आपका कोट सुना कि बाबा प्रेम जी, बहुत करते थे, बस जताना नहीं आता था, तो उसके जी, बारे में जी, जी। बताएंगे जरा हमें कुछ अपनी बातें। अ, अ, देखिए, जताने का तरीका उनका अलग था, ये मैं कहूँगी। जी अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ, अब आज बाबा भी नहीं हैं हमारे साथ में, और श्रीमती वसुंधरा जी मेरी माँ भी नहीं है। लेकिन अब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, और ख़ास तौर से मेरी बात करूँ मैं, तो मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा संगीत में मशगूल, जिसको हम कहेंगे, रहा करते थे कि उन्हें संगीत के सिवा और किसी भी विषय की ओर उतनी गहराई से देखने की फुर्सत ही नहीं थी। उन्हें ये कभी नहीं शायद मालूम था कि मैं किस क्लास में पढ़ती हूँ। तो इस वजह से वो प्यार नहीं करते थे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन एक फोकस उनका बहुत अलग रहा, और शायद उसी की वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारी बाल सुलभ आदतों को कभी उन्होंने झकझोरा नहीं। हमारे देवास में उस समय शहर में घूमने का कोई साधन नहीं था सिवाय तांगे के। हमारे यहाँ तांगा चलता था, जी और जी बाबा को तांगे में घूमना बहुत पसंद था। जी तो मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं जाके हमारे जो अहमद मियाँ तांगे वाले जो थे जी उनको बुला कर लाऊं, और बाबा के साथ में मैं चढ़ जाती थी जब वो बाहर निकलते थे कि मुझे भी चलना है आपके साथ में। जी और जो देवास शहर का भ्रमण होता था, जी जिसमें रास्तों से गलियों से गुजरते हुए सब लोगों से नमस्कार चमत्कार हुआ करती थी। तो जी ये एक अलग आनंद की बात थी। लेकिन जिस तरह से सामान्य रूप से हम बच्चों को लाड़ प्यार के दायरे में देखते हैं कि उनको कहीं बागीचे में घुमाने ले जा रहे हैं, कि कहीं झूला झूला रहे हैं, कि कहीं आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, इस तरह की कोई क्रिया मुझे नहीं याद आता कि मेरी जिंदगी में कुमार जी के माध्यम से कभी हुई होगी। जी 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 धन्यवाद। तो अब हम कलापनी जी आपका परिचय करवाते हैं मानुषी चैटर्जी से, जो हमारे बीच में टोरंटो से मौजूद हैं। नमस्कार मानुषी जी। नमस्कार कलापिनी जी। स्वागत मानुषी। तुम्हारे परिचय में दो शब्द में कह दूं। मानुषी टोरंटो कनाडा में रहती हैं, और वहाँ पे भारतीय संस्कृति और संगीत को विदेश में आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयासों में कार्यरत हैं। वो वहाँ की संस्था रागमाला से जुड़ी हुई हैं, खुद बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत गाती हैं, एक बहुत अच्छी कवियत्री हैं, और वहाँ पे पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मानुषी हमारे साथ में होंगी अब, और हम आगे का सफर जारी करते हैं। मेरा एक सवाल जो मैं और आपसे कलापनी जी पूछना चाहूंगा, उसके बाद मानुषी आपसे कुछ सवाल पूछेंगी। तो हम कलापनी जी आगे बढ़ते हैं जी कुमार गंधर्व जी के बारे में, क्योंकि आज का जो हमने कार्यक्रम किया है वो गंधर्व स्मरण के नाम से। तो उनको जब हम जी याद करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में आती है कि उनका परंपराओं से हटके और ऑलमोस्ट जी एक तरह से विद्रोही की तरह मैं कहूंगा कि वो किसी घराने से जुड़े नहीं रहे, और जी उन्होंने अपनी ही साधना, अपनी ही कला जी को, अपनी ही संगीत को एक अपनी विशिष्ट दिशा दी। और जिस तरह से जी उन्होंने खूबसूरती के साथ शास्त्रीय संगीत को और लोक संगीत को जोड़ा, उसके जी बारे में आप कुछ कहेंगी और हमें बताएंगी कि कुमार जी का किसी घराने से न जुड़ने का क्या कारण रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है अनूप जी। ये
कहना कि कुमार जी विद्रोही थे एक तरह से सही है, एक तरह से नहीं भी। विद्रोही वो थे इस मायने में जिसका जवाब आपके प्रश्न में ही थोड़ा सा आपने दे दिया है कि वो किसी एक घराने से उन्होंने कभी अपने आप को बांध के नहीं रखा। जी। जहाँ तक उनकी संगीतिक शिक्षा दीक्षा की बात है, वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की संगीत परंपरा में पले बढ़े और शिक्षित प्रोफेसर B.R. देवधर के सानिध्य में हुई, जो मुंबई में निवास करते थे। उनका स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक नाम का एक जाना माना संगीत विद्यालय था, जहाँ पर गुरुकुल पद्धति से अपने गुरु के सानिध्य में कुमार जी लगभग 14 वर्ष तक रहे अपने बाल्यकाल में, और उन्होंने वहाँ पर संगीत की शिक्षा दीक्षा पाई। तो वो जो संगीत की शिक्षा दीक्षा पाई वो मूलतः ग्वालियर घराने से ही संबद्ध रही है, क्योंकि प्रोफेसर देवधर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पट्टे शिष्यों में से एक रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में मैं ये भी आपसे कहूँगी कि कुमार जी को जो वातावरण मिला प्रोफेसर देवधर के स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक में, वहाँ पर तमाम घरानों के बड़े से बड़े कलाकार आते जाते रहते थे और अपनी कला को उनके सामने प्रस्तुत करना बहुत आनंद की बात मानते थे। और इन सब का कुमार जी के मानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से अलग अलग घरानों के गुरुओं से, अलग अलग घराने के कलाकारों का सानिध्य जब कुमार जी को मिला, उनके जैसे, मतलब कुमार जी के जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को जरा भी समय नहीं लगा कि इन महान कलाकारों की कला को वे स्वयं भी किसी हद तक आत्मसात करें, क्योंकि बंदिशें थी, अलग अलग राग थे जो कुमार जी को, चूंकि कुमार जी बहुत सबसे प्रेम करते थे और सभी लोग कलाकार कुमार जी को बहुत चाहते थे, वो कुमार जी को अपनी बंदिशें सिखाना भी बहुत प्यार से सिखाते थे। तो ये एक बहुत सुंदर बात कुमार जी की झोली में आई कि उनको बहुत विशाल दायरा मिला संगीत को सोचने और समझने का जब वो विद्या ग्रहण कर रहे थे। और इस सब चीज़ों का उनके मानस पर जो एक रसायन बनता चला गया, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि किसी एक घराने के साथ बंधना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग घरानों में पाए जाने वाले सांगीतिक सौंदर्य स्थानों को उन्हें आत्मसात करने की इच्छा हुई और उन सौंदर्य स्थानों को अपने संगीत में लाकर, मतलब उनके स्वयं की संगीत में लाकर उन्हें समृद्ध करने का विचार उनके मन में आया। इसी वजह से किसी एक घराने के साथ बंधते हुए न रहकर उन्होंने अलग अलग घरानों के सौंदर्य बिंदुओं को अपने गायन में लाकर उसकी एक नई शैली का निर्माण किया। कलापिनी जी, आप जब ऐसा कह रही हैं कि घराने और उनकी शैली की बात, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि कुमार गंधर्व जी की जो शैली थी वो अपने आप में ही एक घराना माना जाने लगी। और इतने जो कुमार गंधर्व जी के शिष्य हैं, आप हैं, मुकुल जी हैं और भी बहुत शुभा मुद्गल जी, सभी एक तरह से उस शैली को गा रहे हैं और वो अपने आप में, जैसे मैंने कहा, कि एक घराना जैसे बन चुकी है। तो आप उसको जरा सा हमारे सारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा बताएं कि क्या फर्क लगता है आपको। और हमें मालूम है कि कुमार जी को जो उनके जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनकी बीमारी की वजह से, बाद में उन्होंने जो किया संगीत के लिए, तो उसमें उनकी एक शैली ईजाद हो गई। और आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और हमें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि कैसे ये फर्क है, क्योंकि अभी अनूप जी ने भी कहा कि वो फोक म्यूजिक की भी उसमें छाया देखने को मिलती है और जिस तरह उनका एक अलग ही शैली है, तो उसको जरा सा हमें डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताएं, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। जी बहुत ज़रूर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से विचार करके बताती हूँ। एक बात छोटी सी मैं आपको शुरुआत में ही कहना पसंद करूँगी। आपने कुमार जी के घराने का जिक्र किया। कुमार जी खुद ही कहते थे कि मेरा कोई घराना नहीं है और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे शिष्य किसी एक घराने को बंध के रहें। ये बात अलग है कि उनकी शैली में पले बढ़े हम शिष्य लोग उनके विचारों को ज़रूर समझकर
अपनाने की कोशिश करते हैं। इसे जी। आप घराना कहें, जो भी कहें, कहना चाहें, लेकिन मैं ये फिर से कहूँगी कि उन्होंने अपने शिष्यों को, जैसे आपने जिक्र किया कुछ लोगों का, लेकिन और भी कुमार जी के बहुत उम्दा शिष्य रहे हैं। पंडित मधु मुदगल हैं, पंडित जी। सत्यशील जी। देशपांडे जी। हैं, मेरी माँ श्रीमती वसुंधरा जी हैं, जी। और भी कई लोग हैं। जी। और कुमार जी के निधन के उपरांत यदि विचारों को ही आगे ले जाने की बात कहें तो मेरे भतीजे हैं, मतलब मुकुल जी के बेटे हैं भुवनेश, तो भुवनेश जी। ये जी। उन्होंने कई ऐसे शिष्य लोग हैं जिन्होंने स्वाभाविक रूप से कुमार जी के आमने सामने बैठ के शायद ना सीखा हो, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन यहाँ उन विचारों को आगे ले जाने की बात मैं कहूँगी। अब इसे आप जो कहना चाहें, शैली वह है, हम उनकी गाई हुई, सिखाई हुई बंदिशों को, उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन वो मार्ग उन्होंने हमें दूर से बता दिया जरूर है, लेकिन उस मार्ग पे चलने का काम हम ही को करना है। इसलिए मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि वो एक घराना है, विचार जरूर है। जी। तो जी। जी, आपने जैसे कहा कि कुमार जी की बंदिशों के बारे में और उनकी इस शैली के बारे में, तो शैली के बारे में गा के मैं बताऊं तो मुझे एक आध बंदिश गा के बतानी पड़ेगी। जी स्वागत है जरूर आपका, कलापिनी जी, स्वागत है। लगेगा हमें। जी, अ, ला दे, ला दे बीरा भाने चुनरी, ला दे बीरा भाने चुनरी, मुझा पेरांगा सासरिया, घूंघट खोल दिखाऊं सान भारी, पिया सो ला दे बीरा भाने चुनरी, ला दे बीरा। वाह, ये क्या बात, उनकी एक बंदिश है। क्या बात। इस राग का नाम है केदार नंद। वाह, केदार क्या और बात। नंद, इन दोनों रागों का सम्मिश्रण है इस बंदिश में, और ये उन्होंने जी। बनाई थी। तो जी। हाँ जी, कहिए, आप कह रहे हैं। तो आप अभी जैसे रागों की बात कर रही हैं, और उनके पंडित जी के जो कंपोजिशंस होते थे और जो राग उन्होंने जो कंपोज किए, वो अपने जी, आप में बहुत अलग। और जैसे हम जानते हैं मधुसूरजा राग जो उन्होंने कंपोज किया था, या एक बंदिश थी आपके बुलावा है जो, और हर ये मधुसूरजा राग जब उन्होंने कंपोज किया उसके पीछे एक कहानी थी। इसी तरह से जी, आपके बुलावा है, वो उस बंदिश के पीछे एक कहानी थी, और उनकी छोटी छोटी सिचुएशन को वो कहानी के बाद वो एक राग का सृजन करते थे और उस राग को दिखाते थे। मधुसूरजा की तो वो जो बच्चा ले मोरी माँ, उनकी जो बंदिश है, वो तो दिल दहला देती है, हम रो पड़ते हैं उसको सुन के। आप जी, उसकी कहानी जी, थोड़ा सा बताएं, और उनके कॉम्पोजिशंस के बारे में, कैसे होता था, क्योंकि आप तो इतने करीब रही हैं उनके, तो किस तरह से ये कॉम्पोजिशंस होते थे, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। बहुत सुंदर मोड़ पर हम अभी इस चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। आपने मत्सुरजा की बात कही, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि मत्सुरजा का आपने जो जिक्र किया, राग मधुसूरजा, मधुसूरजा, उसके बारे में मैं इसलिए बाद में बताऊंगी क्योंकि वो एक धुन उगम राग है। उसके पहले मैं आपको दो ऐसी बंदिशों के बारे में बताना चाहूंगी
जो परंपरागत रागों में कुमार जी ने बनाई हैं। तो परंपरागत रागों का भी कुमार जी उतना ही महत्व मानते थे जितना उनके स्वयं के बनाए हुए राग। तो परंपरागत रागों के बारे में उनका बहुत आदर था। पुरानी जो परंपरागत ट्रेडिशनल बंदिशें जिनको हम कहते हैं, उसके बारे में भी उनको बहुत आदर था, उसको बहुत मानते थे वो। लेकिन उन्होंने जो कुछ बंदिशें परंपरागत रागों में बनाई, वो निश्चित रूप से एक अपना अलग फ्लेवर लेके हमारे सामने आती हैं, और उसके पीछे उनका विचार भी बहुत अलग रहा है। इस बारे में हम लोग जानते हैं, और ना कोई जानता हो तो मैं यहाँ बता देना उचित समझूंगी कि कुमार जी प्रकृति को बहुत अलग नज़रिए से उन्होंने देखा। संगीत के माध्यम से मैं जो बात कर रही हूँ, संगीत के अंदर उनके संगीत में जिस तरह से प्रकृति आती है, जिस तरह से झांकती है प्रकृति, वो एक बहुत निराला एक आयाम है, मैं ये कहूँगी। हम हमेशा बात करते हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस बार कुछ ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इस बार कुछ बारिश ठीक से नहीं हुई। लेकिन क्या हम इसे अपनी कला में इस तरह से उतार पाते हैं? क्या हम इसे अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी कला में? विषय ये है। तो कुमार जी ऐसे बिरले कलाकारों में से हुए जिन्होंने प्रकृति के अंदर घटित होने वाले इन बहुत ही बारीक बदलावों को अपने बंदिशों के माध्यम से हमारे सामने लाए। तो इसी तरह की एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। राग का नाम है बहार। अब बहार राग का नाम है, लेकिन वो बंदिश के शब्द में पहले आपको बताती हूँ। ऐसो कैसो आयो, ऐसो कैसो आयो रितारे। यहाँ रिता का मतलब रिक्तता। तो वो उस बहार को, उस मौसम की तरफ इंगित करते हुए कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी कैसी बहार आई है। ऐसो कैसो आयो रितारे, अंबुआ पे मोर ना आयो। ऐसी कैसी बहार है ये जिसमें आम पर मोहर नहीं आया, फूल नहीं खिले आम पर। तो ये राग बहार में बनाई गई है, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये राग मालकौंस में बनी हुई बंदिश नहीं है, या राग बागेश्वरी में बनी हुई बंदिश नहीं है, राग बहार में उन्होंने बनाई। वो मैं आपको छोटी सी गुनगुना के बताती हूँ। आए कैसो आयो रितारे, ऐसो कैसो आयो रितारे, ऐसो कैसो आयो रितारे, आंबुआ पे मोर ना आयो, आंबुआ पे मोर ना आयो, करुणा गुंजारे भंवरा रे। ऐसो ना तो आम पर मोहर आया है और ना ही भंवरे गुंजारमान हो रहे हैं। वाह, तो ऐसा कैसा ये बसंत, ऐसी कैसी है बहार। ऐसो कैसो आयो रितारे, ऐसो कैसो आयो रितारे, अंबुआ पे मोर नायो, अंबुआ पे मोर नायो, करुणा गुंजाए रे भंवरा रे, कैसो कैसो आयो। ये एक राग बहार की बंदिश है। अच्छे कल्पनी जी। तो कल्पनी जी अब वापस से मुड़ते हैं कुमार गंधर्व जी की तरफ, और उनके भक्ति संगीत में उन्होंने जो गाया था। तो कुमार जी, अनूप जी, मेरा एक जो मानुषी जी ने एक पूछा था प्रश्न, वो थोड़ा अधूरा रह गया है। क्या मैं उसको यहाँ पूरा कर सकती हूँ, उसका जवाब देकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानुषी जी, आपने मधुसूरजा की बात कही थी जो हमारी अधूरी रह गई थी।
मधुसूरजा जो राग है वो कुमार जी द्वारा बनाया गया एक धुनुगम राग है जी। और बहुत अलग किस्म का ये राग है। अलग किस्म का मैं ये इसलिए कहूँगी क्योंकि कुमार जी ने 11 धुनुगम राग बनाए। लगन अच्छा। गंधार, जी अहि मोहिनी, जी। मत्सुरजा उसमें है, सहेली तोड़ी है, भवमत भैरव है, हम्म, अहि संजारी है, निंदियारी है, इस तरह से मघवा नाम का एक राग है। तो अहि मत्सुरजा उसमें से एक राग है। और जहाँ हम रहते हैं देवास में, मध्य प्रदेश में, मध्य भारत का जो इलाका मालवा, तो देवास में जहाँ हमारा घर है उसके सामने से जो रास्ता जाता है वो माता जी की टेकरी की तरफ जाता है। यहाँ ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पर चामुंडा माता और तुलजा भवानी का स्थान है। बहुत पुराने मंदिर हैं ये। तो पहले, बहुत पहले जब ये घर बना और कुमार जी यहाँ रहने आए तो उस समय मंदिरों में बलि प्रथा का रिवाज था। अब कई दशकों से ये प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब कुमार जी यहाँ रहने आए तो बलि दी जाती थी। तो उस समय का वो जो एक चित्रण मत्सुरजा में मिलता है, मधसुरजा मतलब मध्य सूर्य, दोपहर की 12 बजे, आप जानते होंगे शायद कि बलि देने का जो समय है वो दोपहर की 12 बजे का माना जाता है। तो उस समय मेमने को लेकर, बकरी को लेकर जब लोग जाते रहते थे तो वो दृश्य कुमार जी को बहुत ज़्यादा द्रवित करता था। और उस चित्र से विचलित होकर उनके मन में जो स्वर फूटे, जो बंदिश उभर कर आई, वो मत्सुरजा है। उसके बोल हैं बचाले मोरी माँ मातारी। आप जी, क्या तो एक थोड़ा सा गा के, वो मेमना जो है, हाँ जी, अगर बस एक दो लाइन सुनाए तो हमारे दर्शकों को समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। हालांकि क्या बात। बचाले मोरी माता रे, बचाले। आप मुझे गाने को कितनी करुणा है, कितनी करुणा, पंखों से भरा हुआ है। सही बहुत बात। बहुत मैं बहुत मैं वर्णन नहीं कर सकती कि आज हमारे जैसे छोटे से संगीत के विद्यार्थी को ये गाते समय अनुभूति जो हो रही है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। कुमार जी जैसे संवेदनशील महान कलाकार को वो दृश्य देखकर जो अनुभूति हुई, उसकी परिणति के रूप में, ये बहुत मुश्किल है मानुषी जी कि हमें जो अनुभूति होती है उसको हम संगीत में उतार लें, जो हमारा माध्यम है उसमें उतार लें। ये आसान नहीं है। और इतने सही तरीके से उतार लेना कि हर आदमी रो पड़े। बचाले मोरी माता रे, भैरव ललुआ अकेलो बिन मोरे, बचाले मोरी माता रे, बचाले।
बहुत 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 अच्छे कल्पनी जी। तो नहीं, वो मेमने की जो करुणा है वो उनकी आवाज में झलक रही है पूरी तरह से। जी। तो कल्पनी जी, अब चलिए बात करते हैं कुमार जी और उनके भक्ति संगीत के बारे में। तो कुमार जी ने जिस तरह से कबीर को, जिस तरह से कुमार जी ने गाया है, शायद ही किसी ने गाया हो। कबीर का जो फक्कड़पन है, कबीर की जो निर्भयता है समाज के प्रति, किसी से न डरना, जी। वो जी। जिस तरह से जी। कुमार जी ने आत्मसात किया है, शायद ही किसी ने किया हो। तो हम चाहेंगे कि आप उनके उसके बारे में कुछ जी। कहें कि कुमार जी ने किस तरह से कबीर को इंटरप्रेट किया, और जी। उनका जो हमारे संदीप जी ने जिस नेहरवा की जो बात की है, अगर उसकी भी आप एक झलकी दे सकें तो हमें अच्छा लगेगा। जी। 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 कुछ आवाज आ रही है। क्या तानपुरा थोड़ा मैं सा जारी रखूं? कम है। हाँ जी। 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 हम्म, जी एक मिनट के लिए मैं माफी जी चाहती हूँ। जी जी जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। एक एक टिंग टिंग आवाज है। कबीर के बारे में आपने कहा, आपको कबीर कुछ का आवाज सुनाई दे रही? कोई नहीं, आप डिस्टरबेंस आ बिल्कुल रहा? आ रही है कल्पनी जी, बिल्कुल आ हमारे पास सही आ रही है कलाबनी जी। अच्छा। अच्छा। ये बिल्कुल सही है कि कबीर को जिस तरह से कुमार जी ने गाया, जी। वैसा उस तरह से तो कहीं गाया नहीं गया है। उनका जो फक्कड़पन है, जो उनका निर्भयता है कबीर की समाज के जी। प्रति। जी। 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 कुमार जी जब मालवा में आए, तब उनका कबीर के साथ में एक अलग तरह से रिश्ता जुड़ता चला गया। जी जी और यहाँ का जो निर्गुण है, मालवा में गाया जाने वाला कबीर, मालवा में गाया जाने वाला निर्गुण, ये कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से कुमार जी को नजर आया। और कुमार जी एक अलग ऊंचाई पर उस कबीर को लेके गए, एक अलग ऊंचाई पर उस निर्गुण को लेकर गए। उन्होंने बहुत सी ऐसी कबीर की बाणी हमारे सामने वो लेकर आए जो हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। आपने जिस भजन का जिक्र किया, वो भी उसी तरह का एक उनमें से एक भजन है। एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि निर्गुण जो है वो एकांत में गाने की चीज है, एकांत में गाई जाती है। लेकिन जब हम लोग गाते हैं तो वो हम समूह के सामने गाते हैं, तो उस शून्य को पैदा हम करने की कोशिश करते हैं समूह में आकर। तो ये एक बहुत रुचिकर बात है। मैं उस भजन को गाने के पहले एक 4 पंक्तियां एक बहुत सुंदर काव्य के क्या पढ़ सकती हूँ, आपके सामने साझा कर सकती हूँ? जी, स्वागत है कलाबनी जी। अशोक वाजपेयी जी ने इन शब्दों को साकार किया है। उनके काव्य की पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कुमार जी और कबीर के सामंजस्य को यहाँ हमारे सामने वो लेकर आए हैं। एक के बिना दूसरा न था, एक के बिना दूसरा न था जी। गली तो सकरी थी और दो नहीं समा सकते थे, गली तो सकरी थी और दो नहीं समा सकते थे, पर थे दो ही उस गली में। क्या बात है। एक सदियों पहले का था और एक आज का, पर गली प्रेम की समय से बाहर थी। क्या बात है। वाह। शब्द एक के थे और सुर दूसरे का, शब्द एक के थे और सुर दूसरे का,
उस शैव चबूतरे के पास जब वह जुलाहा आया अपना एक तारा लिए हुए, तो मुश्किल था उसके लिए भी एक को दूसरे से अलग आना। क्या बात है, क्या बात है। वे दोनों थोड़ी देर उस गली में अलग दिखते हैं, फिर एक ही हो जाते हैं, ऐसे कि एक की परछाई भी दूसरे की परछाई से अलग नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात है। अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी साहित्य और संगीत का एक अद्भुत संगम है, तो जी झलक रहा है उसमें। जी जी। तो अब मैं जैसे चक्रवर्ती जी ने बहुत पहले से ही फरमाइश कर रखी है, आपके लिए मैं नैहरवा गुनगुना देती हूँ। क्या आपको तानपुरा सुनाई दे रहा है? जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा सा उसको शायद कम कर दें तानपुरा को, तो शायद। जी। हम कान भावे, हम कान भावे, नैहरवा, नैहरवा, साई की नगरी परमावती सुंदर, अति सुंदर, जहाँ कोई जायन आवे, जहाँ कोई जायन आवे, चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, पवन न पानी, को संदेश पहुँचावे, दर्द है साई को सुनावे, नैहरवा, नैहरवा, नैहरवा। बहुत 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 अच्छे क्या कलापनी जी। अब हम आखिरी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको एक हम सरप्राइज देना चाहते हैं। हमारे बीच में एक शख्स मौजूद हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप आएंगे यहाँ पे? जी जी, राम राम। अरे नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते। आपने ना, तो मैं तो लगातार आपको मैं लगातार आपको सुन रहा था, और ये हमेशा आपको सुनना अद्भुत अनुभव होता है। जी, क्या एक बात ही है? सवाल एक ही सवाल करने आया हूँ, और वो ये है कि मालवा के लोग को बाबा ने जिस तरह से अपने संगीत में ढाल लिया, शास्त्रीय संगीत की बहुत कम ऐसी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपने इलाके के लोग को अपने संगीत में आत्मसात करके और अपनी रचनाओं में ढाला है। ऐसी कोई रचना जैसे हम पृथ्वी में सुन चुके हैं आपको दिनों में, उस तरह का कुछ सुनाइए। हाँ, अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए तो भाई कुछ गा के बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ ही हम कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। संदीप जी, एक हमारे अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो जी। एक छोटी सी बंदिश मैं गुनगुना देती हूँ।
जिससे आपने मालवा का जिक्र किया। इस राग का नाम है कौसी। कौसी राग की बंदिश है और मैं इसके साथ में जोड़ते हुए एक छोटा सा लोकगीत सुनाऊंगी, जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस तरह से कुमार जी लोकगीत को भी बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने लेकर आए। सी सेरी सेरा आ बंदले, सी सेरी सेरा आ बंदले, बन्ना जी थारो सवा लाख पे चारो, सी सेरी सेरा। जो मालवा की बोली जानते हैं, मालवी बोली जानते हैं, वो समझ जाएंगे कि बन्ना जी का क्या मतलब होता है, सीसेरी का क्या मतलब होता है, सेहरा का क्या मतलब होता है, सवा लाख पेचा का क्या मतलब होता है। सी सेरी सेरा आ बंदले, सी सेरी सेरा आ बंदले, बन्ना जी थारो सवा लाख पे चारो, सी सेरी सेरा। मारो जो है थारो सगड़ा रे आज, असका करो रे चौका पे पधारो, सी सेरी सेरा। तो ये तो एक हुई बंदिश, और एक बहुत सुंदर मालवी लोकगीत है, वो मैं लगे हाथों आपको सुना ही देती हूँ। जी जी जी। डोंगर पर बैठा वो भेरू, हमारे मालवा में भेरू जी को बहुत मानते हैं। डोंगर पर बैठा वो भेरू, नाटिया बिखेरे, नाटिया बिखेरे रे भेरू, घूंघरा बाजा रे, डूंगर पर बैठा वो भेरू, डूंगर डूंगर। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे। तो कल्पनी जी, आपसे बात करने की तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन हमें समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको धन्यवाद देना होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके लिए जो आपको सुना हमने, आपकी मधुर आवाज, उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है। क्या बात, क्या बात। गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलती हैं तो एक रोशनी सी होती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कल्पनी जी, आपने हमें रोशन किया, हमारी सुबह को आपने खुश नसीब बनाया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, झिलमिल यूएसए की तरफ से और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आशा करते हैं कि आपको प्रत्यक्ष हमें अमेरिका में सुनने का मौका मिलेगा जल्दी ही। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। इसे मैं समापन के रूप में दो शब्द इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये बहुत संक्रमण का काल है। हम सब बहुत विश्व में परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। शायद ऐसी परेशानी बहुत अभी तक हम लोगों की जनरेशन के सामने तो कभी ना आई थी, और हम चाहते हैं कि भगवान करे आगे की जनरेशन को भी ना कभी देखनी पड़े। लेकिन इस संक्रमण के काल में आपने संगीत के माध्यम से मुझे यहाँ रूबरू करवाया, आप सब के बीच में, न केवल अमेरिका के लोगों के साथ बल्कि विश्व के लोगों के साथ जुड़ने का एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आने वाले समय के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इस संकट के दौर से जल्द बाहर आएं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यूनुस भाई मुंबई से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मानुषी, धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।